हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट पे। साथियों, हम राज्यसभा से जुड़े उस सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, राज्यसभा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए राज्यसभा। क्या डालेंगे? हेडिंग क्या डालेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो इसे उच्च सदन या फिर विशेषज्ञों का सदन या फिर स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या बोला मैंने? राज्यसभा को क्या क्या नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है स्थायी सदन। किस किस नाम से जानते हैं? एक तो स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं, स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। दूसरा विशेषज्ञ सदन या फिर इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, इसे विशेषज्ञों का सदन क्यों कहा जाता है और ये उच्च सदन क्यों कहा जाता है। सभी चीजों का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसे स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमानेंट हाउस होती है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वरिष्ठ जो सांसद रहते हैं, वरिष्ठ लोग इसमें आते हैं, क्योंकि इसकी उम्र की जो क्राइटेरिया भी अलग होते हैं किससे? लोकसभा की तुलना में। दूसरी चीज, विशेषज्ञ सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विषय विशेषज्ञ चुनकर भी आते हैं और मनोनयन के माध्यम से भी आते हैं। क्लियर है? अब देखिए, राज्यसभा से जुड़े कुछ अगर मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा से जुड़े संरचना की अगर मैं बात करूं तो इनकी संरचना में हम देखेंगे कि इनकी सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है, अधिकतम कितनी हो सकती है, कितने सदस्य राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और कितने मनोनयन के माध्यम से आते हैं। सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक वाइज लिखते जाइए। पहला अगर मैं बात करूं तो इनकी संरचना किस पर चर्चा करेंगे? पहला इनकी संरचना पर चर्चा करते हैं। संरचना से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इनकी सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इनकी सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो 200 कितना? 50। 250 इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है? इनकी अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250 होती है। अब इस 250 को डिवाइड करेंगे कि कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और कितने सदस्य मनोनयन के माध्यम से आते हैं। देखिए, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो जो राज्य प्लस यूटी से, इधर लिख लीजिए, जो राज्य प्लस यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें से कितने सदस्य आते हैं? 238 सदस्य आने चाहिए। कितने सदस्य आने चाहिए? 238 सदस्य आने चाहिए। और जो 12 सदस्य होते हैं वो किसके माध्यम से आने चाहिए? मनोनयन के माध्यम से आने चाहिए। क्लियर है? देखिए, 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आने चाहिए, लेकिन आते कितने हैं? 233 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 233 सदस्य आते हैं। प्लस कर देंगे 12 सदस्य मनोनयन के माध्यम से आते हैं, यानी कि 12 के 12 सदस्य मनोनयन के माध्यम से आते हैं। जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, विशेष क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं? मनोनयन के माध्यम से आते हैं। खेल हो गया, समाज सेवा हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, इन जो क्षेत्र से जुड़े जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो मनोनयन के माध्यम से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, फिर आते हैं। क्लियर है? तो इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 245 हो गई। क्लियर है? तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या पूछे तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है। देखिए, 250 अधिकतम हो सकती है, 238 आने चाहिए राज्य और यूटी से, लेकिन आते कितने हैं? 233 आते हैं। अब 12 सदस्य मनोनयन के माध्यम से आने चाहिए, 12 के 12 मनोनयन के माध्यम से आते हैं। टोटल अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 245। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है। इतनी चीजें आप लोगों को इनकी संरचना से संबंधित बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आप लोग देखते हैं इनका योग्यता या फिर अर्हताएं। इनकी योग्यता या फिर अर्हताएं। क्या? योग्यताएं। संविधान में अर्हताएं जैसे शब्द भी देखने को मिलता है। अर्हताएं
यानी कि आप लोग जब एग्जाम देंगे तो आपका प्रश्न पत्र होगा, वहां पर अहर्ता जैसे शब्द भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को समझ जाना है कि अहर्ताएं पूछा है तो आप लोगों को योग्यताएं पूछ रहा है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उससे संबंधित प्रावधान हम इसमें पढ़ेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग इसको देखते हैं। पहला देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि संसद हो या फिर जो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, किसी भी प्रकार के पद को हासिल करने या फिर पद के लिए हम लोग क्या होते हैं, खड़े होने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए क्या चाहिए, पहली योग्यता जो होनी चाहिए आप सभी जानते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है, न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र, यानी कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, सभी के लिए अलग अलग उम्र होता है, इसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका होना चाहिए, वही व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। आप देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आप जानते हैं कि संसद पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हम लोग, संसद पढ़े हैं, संसद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। देखिए संसद पढ़े हैं तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। लोकसभा देखो इसमें कितना होता है, 25 होता है, और इसका कितना होता है, 30 होता है, और इसके लिए उम्र की क्राइटेरिया क्या होता है, 35 होता है। तो आप लोगों को 5-5 करके आगे बढ़ाते जाने चाहिए, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। क्लियर है। तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए लाभ का पद क्या होता है, मतलब लाभ का पद मतलब किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। हालांकि लाभ के पद का निर्धारण कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो सांसद वगैरह, मंत्री वगैरह होते हैं, उनका पद लाभ का पद नहीं कहलाता है। क्लियर है। तो लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। चौथी चीजें क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और पांचवी प्रकार की योग्यता की अगर मैं बात करूं तो संसद के द्वारा समय समय पर इनकी योग्यताओं के संबंध में जो नियम बनाया जाता है उसको फुलफिल करना चाहिए। संसद के बनाए नियमों को फुलफिल करना चाहिए। क्या, संसद के द्वारा बनाए नियम को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। यानी कि संसद के द्वारा समय समय पर इनकी योग्यताओं से संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको यदि फुलफिल करते हैं तो वे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो योग्यताओं के संबंध में आप लोगों को इतनी चीजों को ध्यान में रखना है। पहला क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष पूरा कर चुका होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि पागल, दिवालिया, अपराधी नहीं होना चाहिए। पांचवी प्रकार की योग्यता, संसद के द्वारा समय समय पर योग्यताओं के संबंध में जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। इतनी योग्यताएं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। क्लियर है। ये तो था राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताओं के संबंध में। अगला देखते हैं कार्यकाल। अगला क्या होता है, कार्यकाल। अब देखते हैं कार्यकाल क्या होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो राज्यसभा के संबंध में आप लोगों को पता होना चाहिए, कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है। अगर इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल होता है। आप बोलेंगे कि सर अनिश्चित काल कैसा होता है। अनिश्चित काल इसलिए होता है क्योंकि ये जो सदन होता है स्थायी सदन होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। परमानेंट हाउस होने के कारण इनका कार्यकाल अनिश्चित काल होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित काल होता है। एग्जाम में प्रश्न घुमा के दे देता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, और फिर एक दे देता है अनिश्चित काल। तो आपका आंसर क्या होगा, अनिश्चित काल होता है। लेकिन राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है, याद रखने वाली चीज है कि इनके प्रत्येक सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, क्या लिखोगे, प्रत्येक 2 वर्ष में
कितने सदस्य, 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। अब बोलेंगे कि सर ये अवकाश का क्या मतलब है। देखिए इनके जो दो वर्ष में प्रति मतलब 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। अब इसको समझिए कि किस प्रकार से ये स्थायी सदन होता है और किस प्रकार से 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2012, 2014, 2016 हो गया, 2018 हो गया या फिर 2020 हो गया। क्लियर है। मान के चलिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 99 है। कितनी है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 99 है। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 2012 में 33 सदस्य और 2014 में 33 सदस्य। क्लियर है। और 2016 में 33 सदस्य हैं। क्लियर है। टोटल कितने हो गए, 99 हो गए। क्लियर है। अब देखिए 2012 में जिन भी सदस्यों ने क्या किया है, पद ग्रहण किया है, यानी कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है, तो वो सदस्य क्या करते हैं, देखिए कितने वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, 6 वर्ष का होता है। जो 2000 में चुने गए जो सदस्य होते हैं, जो 2000 में चुने गए सदस्य होते हैं, वो सदस्य क्या करते हैं, उनका कार्यकाल 2018 के आते आते, उनका कार्यकाल 2018 के आते आते क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इनका समाप्त जैसे ही होता है तो 2018 में फिर से क्या करते हैं, 1/3 सदस्यों के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। यानी कि देखो 33 सदस्य क्या हो गए, अवकाश ग्रहण कर लिए। यानी कि जो सदस्य 2012 में चुने गए थे वो सदस्य 2018 के आते आते अवकाश ग्रहण करते हैं और 2018 में फिर 1/3 के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। फिर से कितने सदस्य चुन कर आते हैं, 33 सदस्य आते हैं। फिर टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 99 हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है एक प्रकार का स्थायी सदन होता है, हमेशा जो है चलते रहने वाला सदन होता है, क्योंकि इनके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है स्थायी सदन। क्लियर है। और अगर इनके निर्वाचन की अगर मैं बात करूं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य चुनकर आते हैं वो सदस्य क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। और 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनयन के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर राज्यसभा में आते हैं। क्लियर है। तो इनका निर्वाचन अगर पूछे तो इधर लिख देता हूं कि निर्वाचन पूछे जो राज्य प्लस यूटी से आते हैं वो कैसे आते हैं, अप्रत्यक्ष चुनकर आते हैं, अप्रत्यक्ष चुनकर आते हैं। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट जो है जनता नहीं चुनती, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है। इसलिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष विधि से चुनकर जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में डिफरेंट होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, संरचना बताया, कार्यकाल बताया, इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसको भी बता दिया। अगला देखते हैं कि राज्यसभा कुछ मामलों में विशेष क्यों है, अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं कि राज्यसभा कुछ मामलों में विशेष, हेडिंग डाल लीजिए या फिर टॉपिक बना के लिख लीजिए, राज्यसभा कुछ मामलों में विशेष, राज्यसभा कुछ मामलों में विशेष। क्या लिखोगे, राज्यसभा कुछ मामलों में विशेष। अब देखते हैं कि राज्यसभा किस किस मामलों में विशेष है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल होता है 249। आर्टिकल 249 में ये लिखा गया है कि यदि किसी विषय को, यदि किसी राज्य सूची के विषय को राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके यह बताती है कि यह जो राज्य सूची का विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, राज्य सूची के विषय में भी क्या कर सकती है, केंद्र जो है कानून बना सकती है। क्या कहा मैंने, यदि राज्यसभा, इसमें एक इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को, किसी राज्य सूची के जो विषय है उसको कितनी 2/3 बहुमत से पारित करती है, 2/3 बहुमत से क्या करती है, पारित करती है, तो राज्य सूची के विषय में भी कौन बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र कानून बना
सकता है। देखिए क्या बोला, यदि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को 2/3 बहुमत से पारित करके यह बताती है कि जो राज्य सूची का विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस राज्य सूची के विषय में भी केंद्र जो है कानून बना सकती है। क्लियर है। तो इस प्रकार जो है राज्य सूची के विषय में भी केंद्र कहां पर कानून बना सकते हैं, अगर आप लोगों से पूछे तो आर्टिकल 249 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यदि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को 2/3 बहुमत से पारित करके यह बताती है कि यह जो राज्य सूची का विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस कंडीशन में केंद्र जो है कानून बना सकती है। क्लियर है। अगला आर्टिकल होता है, एक आर्टिकल है 312। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 312 में किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा कितनी है भारत में, 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। पहला आईएएस है, दूसरा कौन सा है आईपीएस है, और तीसरा कौन सा है आईपीएस है, आईएफएस है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पर आप लोगों को घुमा के दे देगा, इसका संबंध किससे है, वन सेवा से है, न कि विदेश सेवा से है। आप लोगों को हिंदी में दे सकता है कि आईएफएस का मतलब क्या होता है, तो भारतीय वन सेवा होता है, न कि विदेश सेवा। क्लियर है। तो अखिल भारतीय सेवा मतलब किसको अखिल भारतीय सेवा घोषित करना है या किसको नहीं करना है। यदि राज्यसभा यदि क्या करती है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके 2/3 बहुमत से पारित करके यह बता देती है कि यह जो है अखिल भारतीय सेवा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा होगा। तो राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से पारित करती है तो अखिल भारतीय सेवा माना जाता है। क्लियर है। तो ये तो था 312। अगला होता है, अगला अगर मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति के संबंध में। अगला देखते हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। अब देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो विधेयक होता है, हटाने संबंधी जो विधेयक होता है उस सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। यानी कि इन सब मामलों में क्या होता है, राज्यसभा कुछ मामलों में विशेष होता है। क्लियर है। राज्यसभा कुछ मामलों में विशेष में उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधेयक जो है सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, विधेयक जो है सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का जो बिल लाया जाएगा, जो बिल या फिर विधेयक लाया जाएगा, वो कहाँ लाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में पहले लाया जाएगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा। क्लियर है। तो ये तो था उपराष्ट्रपति के संबंध में। अगला एक होता है, ये क्या हो गया, उपराष्ट्रपति के संबंध में। उसके बाद एक होता है, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल और केवल कितने दिन तक रख सकती है अपने पास, 14 दिन तक रख सकती है। कितने दिन तक रख सकती है, 14 दिन रख सकती है। कितने दिन रख सकती है, मात्र 14 दिन रख सकती है। यदि वह 14 दिन में पारित नहीं करती है तो भी उसे 14 दिन पश्चात स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो इन सब मामलों में जो है राज्यसभा क्या होता है, विशेष होता है। ये तो था राज्यसभा से संबंधित कुछ प्रावधान, कुछ जुड़े उनसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूं कि राज्यसभा से संबंधित तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा से संबंधित तो सारे बेसिक क्लियर आप लोगों का हो गया होगा। उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को लगा कि ये आपके काम का वीडियो है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।